Ranger to base. This is Dave on Trail 17. I've got another one. Backpack torn open. Boots left behind. No sign of hiker. This is third this week. Something's not right out here. Unit 7-3. Cease transmission. You are advised to stand down and file standard report. Do not engage with the public on this matter. Is anyone listening? We heard screaming from the trees, and then it just stopped. There's no trail back, and the markers are gone. I think something is hunting us out there. I'm in this forest for 11 years, but last night the forest was breathing. I swear to God, something was standing by my cabin, just watching. Why are we still sending people out here? All personnels, terminate chatter. There is no official record of missing person in Region 12. Failure to comply will result in disciplinary action under Federal Code 451B. हर साल सैकड़ों लोग अमेरिका के जंगलों में ऐसे ही गायब हो जाते हैं। कैंपर्स, हाइकर्स, बच्चे, परिवार, यहाँ तक कि खुद पार्क रेंजर्स भी। ना कोई चीख, ना कोई निशान, और गवर्नमेंट, उनका बस एक ही काम है, इन अनएक्सप्लेन केसेस को दबा देना। पर ये जंगल जो नक्शे में दिखते हैं, इनके बीच कुछ ऐसे रास्ते हैं जो कहीं और ले जाते हैं। मैं आपको वहाँ ले चलूँगा जहाँ रेडियो की आवाज़ बंद हो जाती है और जहाँ से रेस्क्यू टीम सिर्फ सवालों के साथ खाली हाथ वापस आते हैं। ये तो बस शुरुआत है। स्वागत है आपका हॉन्टिंग पॉडकास्ट में। मैं हूँ राहुल। दोस्तों, आज की पहली स्टोरी शुरू होती है 2022 में। एक अनुभवी शिकारी केंटकी के डैनियल बून नेशनल फॉरेस्ट के घने जंगलों में लापता हो गया। 2 महीने बाद सर्च टीम ने कुछ ऐसा पाया जो सीधे साधे लॉजिक से बिल्कुल परे था। उसका शॉटगन जंगल में लावारिस हालत में मिला। और अगर आप सोच रहे हैं कि इससे ज़्यादा अजीब क्या हो सकता है, तो सुनिए। शॉटगन मिलने के कुछ हफ्तों बाद एक बायोलॉजिस्ट ने पास ही एक खोखले पेड़ के अंदर जो चीज़ खोजी, वो इतनी परेशान करने वाली थी कि खबरें नेशनल हेडलाइंस बन गई और फिर उतनी ही तेज़ी से गायब हो गई, क्योंकि उस पेड़ के अंदर एक सील बंद कांच की शीशी रखी थी और उस शीशी में 2 इंसानी आंखें थी, पूरी तरह से प्रिजर्व किए हुए। ये उन सबसे अजीब अनसुलझे मामलों में से एक है जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा, और इसकी डिटेल्स और भी ज़्यादा अजीब हैं। अब मैं पूरी स्टोरी आपको डिटेल से बताता हूँ। 2022 अक्टूबर का आखिरी हफ्ता, एक 38 साल का आदमी, मार्क हेंसली, एक पक्का आउटडोर्स मैन, रिटायर्ड मिलिट्री और एक सर्वाइवल एक्सपर्ट, वो एक सोलो हंटिंग ट्रिप पर निकलता है डैनियल बून नेशनल फॉरेस्ट, ईस्टर्न केंटकी के जंगलों में। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मार्क ने ऐसा 1-2 नहीं, दर्जनों बार किया था। वो उन लोगों में से था जो ऑफ द ग्रिड जाने को जिंदगी मानते थे। उसका ट्रक बाद में एक फॉरेस्ट एक्सेस रोड के पास खड़ा मिला। अंदर उसके सारे गियर्स रखे थे, खाना रखा हुआ था और जीपीएस पर ट्रेल भी मार्क किया हुआ था। लेकिन इस बार वो वापस नहीं आया। उसके वापस आने की तय तारीख के 4 दिन बाद भी जब वो नहीं आया, तो उसकी बहन ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर शुरू हुई मल्टी एजेंसी सर्च ऑपरेशन। स्निफर डॉग्स, ड्रोन्स, वॉलेंटियर्स, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स भी भेजे गए जो घने जंगलों को ऊपर से स्कैन कर रहे थे। लेकिन मार्क का कोई नामो निशान नहीं मिला। न कोई कैंप, न पैरों के निशान, न ही कुछ ऐसा जो वहाँ इंसानी मौजूदगी दिखाए। ऐसा लगा जैसे वो हवा में घुल गया हो, जब तक 2 महीने बाद वो चीज़ मिली। मार्क के गायब होने के 2 महीने बाद जनवरी में एक दूसरा सर्च ऑपरेशन चल रहा था। सर्च एंड रेस्क्यू टीम गायब होने के लोकेशन से कुछ किलोमीटर दूर सर्च कर रहे थे। तभी टीम के एक सदस्य ने
एक अजीब चीज नोटिस की। करीब 30 फीट ऊपर एक पुराने पेड़ में एक शॉटगन फंसी हुई थी। मतलब ऐसे नहीं कि बस अटक गई हो, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर ऊपर चढ़कर उन दोनों शाखाओं के बीच शॉटगन को रख दिया हो। गन का सीरियल नंबर जब चेक किया गया तो वो बंदूक मार्क की निकली। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पेड़ पर कोई डैमेज नहीं था, न कोई स्क्रैच मार्क्स, न ही कोई संघर्ष के निशान। आसपास की जमीन भी नॉर्मल थी, जैसे किसी ने वहां बरसों से कदम नहीं रखा हो। तो वो बंदूक वहां कैसे पहुंची, कोई नहीं जानता। नो वन हैज अ क्लू। गन मिलने के कुछ हफ्ते बाद एक बायोलॉजिस्ट जो पेड़ों के ग्रोथ पैटर्न पर रिसर्च कर रहा था, जंगल में पेड़ों को जियो टैगिंग करते हुए लगभग 1.5 मील दूर एक बड़े खोखले सूखे पेड़ के तने के पास पहुंचता है, वहीं से जहां शॉटगन मिली थी। वो उस खोखले तने के अंदर झांक कर देखता है और पेड़ के अंदर गहराई में फंसी हुई एक ग्लास जार दिखाई देती है जो ऊपर से वैक्स से सील की गई थी। और उस शीशी के अंदर 2 इंसानी आंखें मिली, एक गंदे पीले लिक्विड में डूबे हुए। वो बायोलॉजिस्ट डर के मारे कांप उठा। वो तुरंत 911 पर कॉल करता है। पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आती है और फिर जो पता चलता है वो सबको हिला देता है। वो जार काफी पुरानी थी, एकदम विंटेज स्टाइल। उसके अंदर आंखें इतनी परफेक्टली प्रिजर्व की गई थी जैसे किसी लैब में होती है। हफ्तों की टेस्टिंग के बाद जब डीएनए रिजल्ट आया तो पता चला वो आंखें मार्क की ही थी। इस न्यूज़ के बाद सब कुछ एकदम कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। टीवी, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन फोरम्स पर हंगामा मच जाता है। लोगों की अलग अलग थ्योरी सामने आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी सीरियल किलर का काम है या फिर कोई कल्ट है जो जंगल के अंदर कहीं ऑपरेट कर रहा है। कुछ का कहना था कि ये इंसान का काम है ही नहीं। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि वो जार एक चेतावनी थी या शायद एक ट्रॉफी, क्योंकि उस जार पर से कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे और बॉडी के कोई बाकी अवशेष भी नहीं मिले। आंखों पर कोई ट्रॉमा के निशान भी नहीं थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने या किसी चीज ने बस उन आंखों को ले लिया हो। और फिर सब कुछ और भी अजीब हो गया। इस न्यूज़ के बाहर आने के 1 हफ्ते बाद ये स्टोरी अचानक गायब हो गई। न्यूज़ वालों ने अपने आर्टिकल्स हटा लिए। गवर्नमेंट द्वारा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की रिक्वेस्ट सब डिनाई कर दी गई और वो बायोलॉजिस्ट, उसने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। अफवाहें ये कहती हैं कि इसमें FBI भी शामिल हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं मिलिट्री टीम आई थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये केस चुपचाप बंद कर दिया गया, एक बेहद नॉर्मल क्लोजर रिपोर्ट के साथ। डेथ बाय मिस एडवेंचर, यानी दुर्घटना में मौत। लेकिन मार्क का शरीर आज तक नहीं मिला। डैनियल बून नेशनल फॉरेस्ट 7 लाख एकड़ से ज़्यादा फैला हुआ इलाका, भारी भरकम चट्टानें, गहरे सिंक होल्स और सैकड़ों अनडिस्कवर्ड केव से भरा हुआ। लोकल लोग दशकों से फुसफुसाते आए हैं। अजीब रोशनी, जंगल में देखी गई इनह्यूमन फिगर्स और ऐसे गायब हो जाने वाले लोग जिनका रिकॉर्ड सन 1800 तक जाता है। तो चाहे मार्क हेंसली को कोई इंसानी चीज ले गई या कुछ और, एक बात तय है, बस उसकी आंखें ही मिली थी और उसका बाकी शरीर अब भी वहीं कहीं बाहर है। और इसी के साथ इस मौत का कारण अनएक्सप्लेन्ड रह गया। दोस्तों, अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो अमेरिका के शेंडोआ नेशनल पार्क वर्जीनिया से जुड़ी है। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी भी है।
1982 में एक रेंजर एली वॉरेन वहाँ एक रूटीन पेट्रोल पर गया था और कभी वापस नहीं लौटा। ना उसका सामान मिला, ना उसकी बॉडी, ना कोई सुराग। लेकिन पिछले साल अचानक उसका जीपीएस चालू हो गया और बस यहीं से शुरू होता है एक ऐसा लूप जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये बात है मई 2023। शेंडोआ नेशनल पार्क के कंट्रोल रूम में एक दिन अचानक एक जीपीएस पिंग आता है। एक जीपीएस एक्टिव हो चुका था। जब उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल देखी गई तो नाम आया एली वॉरेन। ये वही एली वॉरेन था जो 1982 में गायब हो गया था। इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि जीपीएस का वो मॉडल जिससे ऑपरेटर को पिंग मिल रहा था वो 2004 के बाद बनना बंद हो गया था। तो फिर 1982 में खोए हुए पार्क रेंजर का जीपीएस इतने सालों बाद कैसे एक्टिव हो रहा था? अब आती है कहानी में एक नई रेंजर, मे हॉलोवे। बहुत प्रोफेशनल थी, सॉलिड ट्रेनिंग के साथ, और उसने कहा मैं जाके चेक करती हूँ। और वो अकेले ही निकल पड़ी उस जंगल में, उस जीपीएस के लोकेशन को ट्रैक करती हुई। जीपीएस का सिग्नल ट्रैक करते हुए जैसे ही वो शेंडोआ नेशनल पार्क के सेक्टर 6 के पास पहुंची तो वहां उसे एक टूटा फूटा रास्ता मिला, जंगल और झाड़ियों के बीच, बिल्कुल छुपा हुआ। वहां ना कोई साइन बोर्ड था, ना कोई नाम, बस पेड़ों के बीच एक छोटी सी ट्रेल जो दाएं बाएं दो रास्तों में बट रही थी। मे हॉलोवे ने दाएं मुड़ने का फैसला लिया और चल पड़ी। वो करीब 40 मिनट तक चलती रही, फिर एकदम से वापस उसी ट्रेल की शुरुआत पर पहुंच गई। लेकिन उसका जीपीएस कह रहा था वो आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हकीकत में वो वहीं की वहीं घूमती रही। और फिर उसके पीछे से एक आवाज़ आई। एक टहनी टूटी। आवाज़ तो पीछे से आई, लेकिन बिल्कुल साफ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। वो चुपचाप चलती रही, ये सोच रही थी कि शायद हवा होगी। फिर 10 मिनट बाद दूसरी टहनी टूटी। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा, ये संयोग नहीं हो सकता। और फिर तीसरी बार फिर से टहनी टूटी। उसका जीपीएस अब भी सर्कल में घूम रहा था, सूरज की दिशा बदल नहीं रही थी और सब कुछ एकदम ठहरा हुआ लग रहा था। चलते चलते मे हॉलोवे को जमीन के पास एक पत्थर के नीचे कुछ दिखा। जब उसने उसे बाहर निकाला वो एक पुरानी डायरी थी, लेकिन डायरी बिल्कुल सूखी और साफ थी, ना कोई धूल, ना बारिश का असर। और उस पे नाम लिखा था एली वॉरेन, वही 1982 में गायब हुआ रेंजर। और उस डायरी के अंदर लिखा था, मैं 10 घंटे से चल रहा हूँ, लेकिन वहीं का वहीं हूँ। ये ट्रेल मुझे बाहर जाने नहीं देगा जब तक मैं किसी और को अंदर नहीं लाता। और उसके नीचे आखिरी लाइन लिखी थी, वेलकम, आई एम सॉरी। डायरी पढ़ते हुए जब मे हॉलोवे ने जैसे ही सिर उठाया, उसे सामने पेड़ों के बीच एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। पुराना रेंजर यूनिफॉर्म, बढ़ी हुई दाढ़ी और आंखें एकदम सूनी। फिर वो धीरे से बोला, मुझे बाहर जाने दिया गया, लेकिन अब मेरी जगह कोई और चाहिए। ये सुन के मे हॉलोवे भागी, लेकिन रास्ता नहीं बदला। हर जगह वही ट्रेल, वही पेड़, वही पत्थर। घूमते घूमते वो वापस उसी पत्थर के पास आ गई। फिर उसने डायरी उठाई, एक नया पन्ना निकाला और लिखा, मैंने कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाई। शायद अब मेरे निकलने का एक ही रास्ता है, माफ़ करना। फिर उसने डायरी उसी पत्थर के नीचे रख दी और उस ट्रेल पर गायब हो गई। मे हॉलोवे के गायब होने के अगले ही दिन सर्च एंड रेस्क्यू शुरू किया गया। उधर कंट्रोल रूम में मे हॉलोवे का जीपीएस अब भी उसी लोकेशन पर दिखा रहा था।
जब सर्च एंड रेस्क्यू टीम का एक रेंजर जिसका नाम क्रूज था, वो मे हॉलोवे की गाड़ी को ढूंढ लेता है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में पार्क की हुई, लॉक की हुई, लेकिन ट्रेल के काफ़ी अंदर पार्क किया हुआ। मे हॉलोवे के जीपीएस सिग्नल को ट्रैक करते हुए वो रेंजर भी उसी ट्रेल पर चला गया। वहाँ उसे वही पत्थर दिखा जिसके नीचे मे हॉलोवे ने डायरी रखी थी। उसने उस डायरी को खोला और उसमें लिखा था, ये मुझे बाहर नहीं आने देगा जब तक मैं किसी और को नहीं लाती। आई एम सॉरी। और फिर एक टहनी टूटी पीछे से, और आगे क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। और इस घटना के बाद अननोन या फिर डिस्कार्डेड जीपीएस का कोई भी पिंग आता है तो फॉरेस्ट अथॉरिटी उनके पीछे नहीं जाते, और वो 1982 वाला रेंजर एली वॉरेन और पार्क रेंजर मे हॉलोवे और क्रूज, इन सब का कुछ पता नहीं चला। बस गायब होने से पहले रेंजर क्रूज का एक लास्ट रेडियो कॉल आया था, मुझे एक डायरी मिली है जिस पे पार्क रेंजर मे हॉलोवे ने कुछ लिखा है, मैं आगे उसे ढूंढने जा रहा हूँ। इसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ अमेरिका के एप्लेचियन लोगों की एक पुरानी लोक कथा के बारे में। वो कहते हैं जंगल में अगर तुम्हारे पीछे टहनी टूटने की आवाज़ आए तो तीसरी बार आवाज़ आने से पहले उस रास्ते से वापस मुड़ जाओ, आगे मत जाओ, वरना तुम कभी वापस नहीं आओगे। शेंडोआ नेशनल पार्क के रेंजर्स भी अनऑफिशियली इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर रास्ता थोड़ा अजीब लगने लगे, जीपीएस एक ही जगह पर घूम रहा हो, और अगर आप अपने पीछे सुने टहनी टूटने की आवाज़, तो आगे मत बढ़ना, क्योंकि तीसरी बार जब टहनी टूटने की आवाज़ आएगी तो आप हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। दोस्तों, मुझे क्या लगता है कि उस नेशनल पार्क का वो एरिया में भी कोई लिमिनल स्पेस हो सकता है, या फिर टाइम और रियलिटी में कोई लूप, जिसमें अगर कोई एक बार चला जाए तो हमारी इस रियलिटी से हमेशा के लिए गायब हो जाता है और किसी और डायमेंशन में चला जाता है। वैसे भी पूरी दुनिया में टाइम शिफ्ट और टाइम ट्रैवल की कई घटनाएं हुई हैं, तो मे भी हो सकता है ये भी उनमें से कुछ हो। लेकिन अजीब बात यह है कि वो डायरी जिसमें रेंजर्स ने अपने मैसेजेस लिखे थे, आपको क्या लगता है इन गायब हुए रेंजर्स के पीछे क्या कारण होगा? नीचे कमेंट करें। अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। ये कहानी शायद ग्रैंड टेटन नेशनल पार्क के सबसे अजीब मामलों में से एक है। एक जगह जो अपनी बर्फीली चोटियों और खतरनाक जंगलों के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ काम करने वाले रेंजरों के बीच कुछ कहानियाँ सिर्फ फुसफुसाहटों में जिंदा है। लेकिन ये केस ये कुछ और ही है, क्योंकि साल 2025 में एक रेंजर को रेडियो पर अजीब कॉल रिसीव हुआ रेड रूम 3 नाम की एक जगह से। और दिक्कत की बात यह थी कि रेड रूम 3 को 2004 में ही गिरा दिया गया था। इसकी शुरुआत होती है 17 फरवरी 2025 सुबह का वक्त था। पार्क की रेडियो टीम को एक नॉर्मल सी बैक कंट्री पेट्रोल कॉल मिलती है। बेस, ये पेट्रोल नॉर्थ है, मैं रेड रूम 3 पर हूँ, विजिबिलिटी कम है लेकिन मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही रेडियो टीम चौंक गया। प्लीज रिपीट, आपने कौन सी लोकेशन बताई? सामने से रेंजर ने फिर कहा बिना किसी घबराहट के, रेड रूम 3, सब कुछ लाल है यहाँ, पेड़, हवा, बर्फ, सब कुछ। क्या किसी और को भी ये दिख रहा है? लगता है सूरज लाल हो गया है। इसके बाद साइलेंस। बस रेडियो पर एक अजीब सी स्टैटिक जैसी आवाज आई, फिर कुछ भी नहीं। अब यहाँ से चीजें
अजीब हो जाती हैं। रेड रूम 3 असलियत में एक जगह थी जिसका इस्तेमाल सर्दियों के मौसम में किया जाता था। एक छोटा सा ट्रैकिंग स्टेशन जो नेशनल पार्क के नॉर्दर्न रीजन में था। लेकिन 2003 में आग लगने के बाद वो केबिन जल गया और फिर 2004 में उसे पूरी तरह से गिरा दिया गया। अब वहाँ सिर्फ कंक्रीट का फाउंडेशन है। लेकिन उस दिन जो कॉल आई थी उसका जीपीएस लोकेशन बिल्कुल उसी जगह से आया था। जब बेस स्टेशन का उस रेंजर से दोबारा संपर्क नहीं हो पाया तो दोपहर में वहाँ एक ड्रोन भेजा गया, क्योंकि वो लोकेशन बेहद घने जंगल के अंदर थी और वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं बना था। ड्रोन ने उस लोकेशन पर पूरे इलाके को स्कैन किया। न कोई आदमी, न कोई हीट सिग्नेचर, न कोई निशान, बस बर्फ और वो पुराना फाउंडेशन। लेकिन ड्रोन से एक फ़ोटो ली गई शाम 6:14 पर। तारीख और टाइम सब कुछ वही था, लेकिन जब उस फोटो का मेटा डेटा चेक किया गया तो जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। मेटा डेटा के हिसाब से वो फ़ोटो 17 फरवरी 2003 शाम 6:14 को लिया गया था, यानी ठीक 22 साल पहले। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको मेटा डेटा के बारे में बता देता हूँ। मेटा डेटा किसी भी फाइल, फोटो, वीडियो का हिडन इन्फॉर्मेशन होता है जो ये बताता है कि वो फ़ोटो कब ली गई, किस लोकेशन पे ली गई, किस तारीख पे लिया गया, कौन सा कैमरा यूज़ किया गया, किस रिजोल्यूशन फॉर्मेट पे लिया गया और भी बहुत कुछ। बेसिकली मेटा डेटा किसी भी फ़ोटो का असली ओरिजिन बताता है। फिर जब उस फ़ोटो को ध्यान से चेक किया गया तो उसमें एक अजीब चीज़ और दिखाई दी। फ़ोटो के कोने में बर्फ़ के बीच एक आदमी खड़ा था, रेंजर की यूनिफॉर्म पहने हुआ, पर यूनिफॉर्म का डिज़ाइन पुराना था और तस्वीर धुंधली थी। लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए जब उसे हाई रिजोल्यूशन में कन्वर्ट किया गया तो उस रेंजर का बैज नंबर 3147 साफ दिखा। और जब रिकॉर्ड चेक किए गए तो वो बैज नंबर निकला रेंजर हेनरी एल्बर्ट का, जो 2003 में रेड रूम में ही ड्यूटी पर था और उसी आग में शायद मारा गया था, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। जब ये मिस्टीरियस रेडियो कॉल वाली घटना हुई तो रेंजर हेनरी एल्बर्ट का केस फाइल वापस खोला गया और उसके सामान में से उसकी एक जली हुई डायरी मिली जिस पे पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। एल्बर्ट ने अपनी डायरी में कुछ अजीब बातें लिखी थी, जैसे बर्फ गिर रही है लेकिन ज़मीन पर नहीं पहुंच रही, सब कुछ लाल हो गया है, सूरज भी, बाहर कोई खड़ा है, मेरी तरह दिखता है, मुझे नहीं लगता ये जगह अब असली है। ये उस डायरी की लास्ट एंट्री थी और उसके 2 दिन बाद जंगल फायर में वो रेंजर स्टेशन जल गया था। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया हीटर की खराबी से आग लगी, लेकिन एल्बर्ट की लाश कभी नहीं मिली और रेंजर स्टेशन में दोबारा फिर कभी उसका कॉल नहीं आया। इसके साथ ही कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। बैज नंबर असली था और 2003 वाला रेंजर भी। ड्रोन से लिया गया फ़ोटो भी असली है और लाल रंग भी। जब 2003 का वेदर रिपोर्ट चेक किया गया तो उसमें सैटेलाइट से ली गई 2 तस्वीरों में शाम 6 बजे से 6:15 तक उस जगह पर हल्का सा लाल ग्लो देखा गया, जिसे सिर्फ एक वेदर एनोमली माना गया। और इसी के साथ ये केस भी अनएक्सप्लेन रह गया। दोस्तों, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। माउंट रेनियर नेशनल पार्क, वॉशिंगटन, अमेरिका के सबसे रहस्यमयी और अकेली जगहों में से एक है। ऊंचे पेड़ों से ढका जंगल, गहरी खामोशी और मौसम
जो मिनटों में बदल जाए। यहाँ पर है एक पुराना ऑब्जर्वेशन डेक, एक लकड़ी और स्टील से बना ऊंचा टावर जिसका इस्तेमाल पहले के रेंजर आसपास के इलाके की निगरानी के लिए करते थे। लेकिन 2019 में इसे आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया था क्योंकि पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां गिरने के कगार पर थीं। अब उस जगह पे बस एक घूमता हुआ सिक्योरिटी कैमरा लगा है। कोई स्टाफ नहीं, कोई गार्ड नहीं, बस एक कैमरा जो हर 30 सेकंड में घूमता है और लाइव फुटेज बेस स्टेशन पर भेजता है। दिन रात ये कैमरा बस पेड़, बर्फ और जंगल की लाइव फुटेज भेजता रहता है। लेकिन 17 जनवरी 2025 की रात ये कैमरा कुछ ऐसा रिकॉर्ड करता है जिसे देखने के बाद कोई भी रेंजर कभी उस टावर के पास नहीं गया। बात है 17 जनवरी 2025 की रात का समय। फुटेज नॉर्मल चल रहा था, हवा, पेड़, बर्फ सब वैसा ही। फिर रात 2:43 पर कैमरे में हल्का सा फ्रेम स्किप हुआ, जैसे कुछ गड़बड़ हुई हो। जब ऑपरेटर ने फीड को रिवाइंड किया तो उसने कुछ ऐसा देखा जो पहले वहां नहीं था। ऑब्जर्वेशन डेक के बालकनी में रखी कुर्सी पर अब एक आदमी बैठा था। वो बिल्कुल शांत, स्थिर, सीधे बैठा था, जंगल की ओर देखते हुए। और सबसे अजीब बात यह थी कि इससे पहले जब कैमरा रोटेट होकर उस जगह पर गया था तो वो कुर्सी खाली थी। आपको बता दूं, कैमरा हर 30 सेकंड में घूमता है। मतलब उस आदमी को वहां आने के लिए या तो सुपरमैन जैसे उड़ना पड़ा होगा या वो पहले से ही वहीं था लेकिन दिखाई नहीं दिया। जब ऑपरेटर ने जूम इन किया तो उसने देखा वो शख्स रेंजर की यूनिफॉर्म पहने हुए था, लेकिन वो यूनिफॉर्म पुरानी लग रही थी, 2010 से पहले वाली डिज़ाइन। उसके नाम का बैज घिसा हुआ था, पढ़ा नहीं जा सकता था। कंधे पर सिर्फ एक नंबर था, 3149, जो अब रेंजर डिपार्टमेंट में इस्तेमाल नहीं होता। फिर उसके बाद 23 मिनट तक कुछ नहीं बदला। हर कैमरा रोटेशन में वो शख्स वहीं कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया। फिर रात करीब 3:06 पर वो आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ, अजीब तरीके से, जैसे वो खड़े होने और चलने की प्रैक्टिस कर रहा हो। वो कैमरे की तरफ मुड़कर देखा और फिर अपने दोनों हाथ उठाए और साइन लैंग्वेज में इशारे करना शुरू किया। 4 बार उसने एक ही बात कही, वेक अप, वेक अप, वेक अप, वेक अप। उसके होंठ नहीं हिले, सिर्फ हाथ से साइन लैंग्वेज में इशारा कर रहा था। इसके बाद कैमरा फिर घुमा। जब 30 सेकंड बाद कैमरा वापस उसी जगह पहुंचा तो वो आदमी वहां नहीं था। ये देखने के बाद ऑपरेटर ने तुरंत एक रेस्क्यू टीम को उस लोकेशन पर भेजा। करीब 1 घंटे के बाद रात 4:12 पर रेस्क्यू टीम उस टावर तक पहुंच गई। टावर तक का रास्ता एकदम साफ था, पैरों के कोई निशान नहीं थे, सीढ़ियां टूटी हुई थी। रेस्क्यू टीम जैसे तैसे रस्सियों के सहारे ऊपर डेक पर पहुंचे, लेकिन ऊपर डेक पर सब ठीक था सिवाय एक चीज के। वो कुर्सी अब भी गर्म थी। चारों तरफ बर्फ, ठंडक, लेकिन वो कुर्सी गर्म थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठकर गया हो। कुर्सी के पीछे टावर केबिन के अंदर की तरफ रेस्क्यू टीम को कुछ लिखा हुआ मिला, जैसे किसी ने नाखून या चाकू से अंदर से खरोंच के लिखा हो। अजीब बात यह थी कि कैबिन पर बाहर से ताला लगा हुआ था और केबिन के अंदर जाने के कोई निशान नहीं थे। वहां अंदर लिखा था, ही कम्स व्हेन द सिग्नल फेल्स। जब सिग्नल फेल होता है तब वो आता है। और उसके नीचे तारीख लिखी थी 6 मार्च 2013, 3:06। इन सब चीज़ों की रिपोर्ट बनाकर
टीम वहाँ से खाली हाथ वापस लौटी। उसके एक हफ्ते बाद एक स्टाफ मेंबर ने पुराने रिकॉर्ड्स देखने शुरू किए और 2013 की फाइल में उसे मिला एक गुमशुदा रेंजर, ओवन थैच। आखिरी बार देखा गया था ऑब्जर्वेशन डेक पर 6 मार्च 2013 रात 3:06 पर। उसी दिन से वो गायब हुआ था। ना उसकी बॉडी कभी मिली, ना कोई सुराग, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म, उसका बैज नंबर 3149, वो सब कैमरे में दिखा था। क्या वो ओवेन था या कुछ और? कुछ रेंजर्स ये मानते हैं कई सालों तक अबैंडन रहने के कारण वो ऑब्जर्वेशन डेक एक लिमिनल स्पेस बन गया है, एक ऐसी जगह जो समय में फंस गई है, जहां वो रेंजर अब भी मौजूद है, लेकिन किसी और समय या डायमेंशन में। इस घटना का रहस्य अब भी बाकी है। अगर वो 2013 वाला रेंजर ओवेन था, तो वो 2025 के कैमरे में कैसे दिखाई दिया और उसने वेकअप क्यों कहा? बाद में रिकॉर्ड्स में पाया गया कि 2022 और 2024 में भी ऑब्जर्वेशन डेक की फीड में रात के ठीक 3:06 पर फुटेज 10 सेकंड के लिए ब्लैक हुई थी, लेकिन वो 10 सेकंड का फुटेज कभी रिकवर नहीं किया जा सका। और इसी के साथ ये केस भी मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन रह गया। दोस्तों, कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट भी करें। अब अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी एक फैमिली की है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बस एक ऑनलाइन फोरम में उनके साथ हुई घटना शेयर की। जो कुछ उन्होंने एक फैमिली वीकेंड ट्रिप में एक्सपीरियंस किया था, उस दिन के बाद से उनका जंगल को देखने का नज़रिया ही बदल गया। दोस्तों, इस कहानी में मैंने काल्पनिक नाम यूज़ किए हैं ताकि समझने में आसानी हो। लोकेशन है माउंट सेंट हेलेंस नेशनल वॉल्केनिक मॉन्यूमेंट, वॉशिंगटन स्टेट। ये नेशनल पार्क जो माउंट सेंट हेलेंस के आसपास है, वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, खासकर अगस्त के आखिरी दिनों में। घने पेड़, घुमावदार रास्ते और कई अबैंडन रेंजर आउटपोस्ट जो अब यूज़ नहीं होते। पार्क रेंजर्स भी उस जगह पर बहुत कम जाते हैं। इस फैमिली का ये पहला सोलो कैंपिंग ट्रिप था। उन्हें कैंपिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता था और ना ही जंगल का कोई एक्सपीरियंस था। 17 अगस्त 2009 वो करीब 3 बजे वहाँ पहुँचे। सब कुछ शांत था, कुछ ज़्यादा ही शांत। कहीं और कोई कैंपर नज़र नहीं आ रहा था, बस घने पेड़, हल्की सी हवा और कीड़ों की धीमी भनभनाहट। शाम 6 बजे तक उनका टेंट लग चुका था। एक छोटी सी कैंप फायर जल रही थी जिस पे डिनर तैयार हो रहा था। मैक्स 12 साल का और उसकी छोटी बहन एली 8 साल की अपने मम्मी पापा को कैंप फायर के ऊपर हॉट डॉग्स के साथ जूझता हुआ देखकर बोर हो चुके थे। उन्होंने पूछा, मॉम, डैड, क्या हम थोड़ा घूम के आ जाएं? बस कैंप साइट के आसपास, कुछ ही मिनटों के लिए। उनके मम्मी पापा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। और वो बच्चे अपने कैंप साइट के पास पेड़ों के बीच चले गए। बाद में उस बच्चे मैक्स ने बताया कि उसे कोई आवाज़ याद नहीं है, न कदमों की, न सूखी टहनियाँ टूटने की। बस एक पल वहाँ सिर्फ पेड़ थे और अगले ही पल वो आदमी उनके बीच खड़ा था, लंबा, एकदम शांत। वो एक पुरानी सी फॉरेस्ट रेंजर की ग्रीन यूनिफॉर्म पहने हुए था और एक बड़ी सी गोल टोपी जिसकी परछाई में उसके चेहरे का ज़्यादातर हिस्सा छुपा हुआ था। अजीब बात यह थी कि उसका सारा हुलिया काफ़ी पुराना लग रहा था। यूनिफॉर्म का हरा रंग इतना धुंधला हो गया था कि लगभग ग्रे लग रहा था। उसके जूतों पर सूखे कीचड़ की मोटी परत जमी थी
और उसकी टोपी का भी धूप से रंग उड़ चुका था। और फिर थी उसकी स्किन बिल्कुल सफ़ेद, जैसे उसमें कोई रंग ही नहीं बचा हो, किसी कागज़ की तरह। वो रेंजर उन बच्चों को एकटक घूरता रहा, न मुस्कान न गुस्सा, बस देखता रहा। और फिर आखिरकार एक भारी लेकिन धीमी आवाज़ में उसने कहा, अच्छी शाम है सीखने के लिए। चलो मैं तुम्हें जंगल दिखाता हूं। बाद में मैक्स ने कहा, यह किसी सवाल जैसा नहीं लगा, ना ही किसी सुझाव जैसा। ये कुछ ग्रेविटी जैसा था। और जाने अनजाने, बिना सोचे समझे, वो दोनों बच्चे उसके साथ चल दिए। वो रेंजर धीरे धीरे चल रहा था, बिल्कुल शांत, जैसे उसे ज़मीन का हर एक इंच याद हो। ना कोई मैप, ना कोई कंपास। रास्ते में वो उन बच्चों को अजीब चीज़ें दिखाता गया, जैसे एक पेड़ पर गहरे स्क्रैच मार्क्स, ऐसे जैसे किसी के नुकीले पंजों से बना हो। एक चिड़िया का घोंसला जो एक खोखले तने में फंसा हुआ था, और उसके अंदर एक छोटा मरा हुआ चूजा था, और उसकी गर्दन पूरी तरह से उल्टी मुड़ी हुई थी। ये सब चीज़ें दिखाते हुए वो रेंजर बच्चों से बोला, ये जंगल है, यहाँ हर कोई किसी ना किसी का शिकार होता है, यहाँ तक कि तुम भी। मैक्स ने धीरे से पूछा, आपका नाम क्या है? रेंजर ने अपना सिर घुमाया, धीरे, एकदम अजीब ढंग से, और सीधे मैक्स की आंखों में देखते हुए बोला, तुम मुझे वॉर्ड कह सकते हो, सब यही कहते हैं हमेशा से। फिर वो मुड़ा और फिर से चल पड़ा। इधर बच्चों के पेरेंट्स घबराए हुए थे। दिन ढल चुका था, रात हो चुकी थी। माँ बच्चों के नाम बार बार पुकार रही थी। पापा फ़ोन में हाथ लिए आगे पीछे घूम रहे थे, हालांकि वहाँ सिग्नल बिल्कुल नहीं था। फिर जैसे ही बच्चे पेड़ों की लाइन से बाहर निकले, दोनों माता पिता दौड़कर उनके पास पहुंचे, घबराए हुए, कांपते हुए। तुम लोग कहाँ थे इतनी देर से? हम अभी फॉरेस्ट ऑफिस में कॉल करने वाले थे। मैक्स ने हैरानी से कहा, हम तो बस थोड़ी देर के लिए ही गए थे। फिर उनके पापा ने घड़ी दिखाते हुए उनसे कहा, तुम लोग 4 घंटे से गायब हो, रात के 9 बज चुके हैं। उस रात पेरेंट्स को नींद नहीं आई। दोनों बच्चों को कैंप के अंदर अपने बीच सुलाकर दोनों पेरेंट्स रात भर जागते रहे। अगली सुबह होते ही वो पास के रेंजर स्टेशन गए और वहां जाके उन्होंने सब कुछ बताया। ड्यूटी पर तैनात फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, वॉर्ड नाम का तो कोई रेंजर है ही नहीं। लेकिन मैक्स ने उन्हें बार बार कहा कि वो और उसकी छोटी बहन दोनों उससे मिले थे और बात भी की थी। मैक्स ने उन्हें जंगल में उस जगह भी ले गया जहां वो उस मिस्टीरियस रेंजर से मिले थे। लेकिन इस बार वहां ना किसी पेड़ पर पंजों के निशान थे और न ही कोई चिड़िया का घोंसला। बस मिट्टी में बच्चों के जूतों के निशान के साथ एक और जूते के निशान मिले। फॉरेस्ट ऑफिसर ने तुरंत अलार्म रेज किया कि कोई किडनैपर जंगल में फॉरेस्ट रेंजर के कपड़े पहन के घूम रहा है। हफ्तों चले इन्वेस्टिगेशन में कोई भी नहीं मिला। टीवी, न्यूज़पेपर, सब जगह लोगों को सतर्क किया गया। फिर जब केस बंद ही होने वाला था, तभी रेंजर स्टेशन में एक कॉल आता है। कॉल करने वाले ने अपनी पहचान एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर के तौर पे बताई। उसने कहा, सन 1970 में जब वो रेंजर था, तब एक वॉर्ड नाम का भी रेंजर उस जंगल में पोस्टेड था। लेकिन जब 1980 में माउंट सेंट हेलेंस में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो उसके बाद से वो रेंजर वॉर्ड कभी नहीं मिला। उस वॉल्केनिक इरप्शन में काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था, जिसमें से एक रेंजर वॉर्ड भी था। बाद में जब रेंजर ऑफिस में इसके बारे में क्रॉस चेक किया गया, तो ये बात सच निकली। लेकिन ये सिर्फ
पहली और आखिरी घटना थी। इसके बाद उस जंगल में वो मिस्टीरियस रेंजर किसी को भी नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन कहानियाँ। अमेरिका के जंगल वाकई में काफ़ी अजीब हैं। ऐसी हज़ारों घटनाएं होती हैं वहाँ जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। आपको इन सब में से कौन सी कहानी ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट में बताएं। जो लोग नए हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, नीचे कमेंट में आप लोग बताएं कि आपको किस टॉपिक पर हॉरर स्टोरीज चाहिए। मैं ज़रूर उस पर स्टोरीज लेकर आऊँगा। चलिए अब अलविदा, फिर मिलते हैं डर के एक नए साए में।